नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत करता हूं आपका मैं जीव विज्ञान की इस क्लास में। वेलकम है आपका दोस्तों। और जैसा कि आप पढ़ रहे हैं दोस्तों मेरे साथ जीव विज्ञान बायोलॉजी के वो सेक्शन जहां से जीएस में सवाल पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स को मैं पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल जो है स्किप मत करें दोस्तों कोई भी क्लास। सारी क्लास प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज है और आप उनको जो है क्रम से देखते हुए अपनी तैयारी जो है करें दोस्तों। ठीक है, तो जीव विज्ञान में काफ़ी टॉपिक जो है महत्वपूर्ण टॉपिक हो चुके हैं, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बचे हैं। और दोस्तों आज जो हमको पढ़ना है वो है स्तनपायी वर्ग हम देख रहे हैं और इन्हीं की कक्षाएं जो है चल रही हैं और कुछ चीज़ें बची हैं, आज जो है कंप्लीट करेंगे उसको। तो आज जो है दोस्तों क्या पढ़ना है हमको, स्तनपायी वर्ग। आप देख रहे थे कार्डेटा संघ में हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, स्तनपायी वर्ग को पढ़ रहे थे। तो स्तनपायी वर्ग में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी पिछली क्लास में। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था त्वचा ग्रंथियों के बारे में, श्वेत ग्रंथियों के बारे में, कैसे इनमें जो है दांत पाए जाते हैं, 4 तरह के दांत होते हैं, वो सब चीज़ें हमने देख ली थी। तो जो चीज़ें बची थी इसमें वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इनमें जो श्वसन होता है दोस्तों, स्तनपायी वर्ग में मनुष्य आते हैं, कंगारू आते हैं, चूहे आते हैं, बहुत सारे जीव आते हैं। तो उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए। अब दोस्तों हमको इसमें क्या देखना है, हमको दोस्तों देखना है कि इनमें जो है श्वसन कैसे होता है। तो श्वसन के लिए क्या होता है, फेफड़ों का इस्तेमाल होता है। श्वसन किससे होता है, फेफड़ों से। ठीक है, एक चीज़ ये देखनी थी। जैसे आप देखते हैं और जीवों में त्वचा से श्वसन होता है, क्लोम से श्वसन होता है, गिल्स से। तो स्तनपायी वर्ग में किससे श्वसन होता है दोस्तों, ये होता है फेफड़ों से या फुफ्फुस से। और क्या देखना था, हृदय में क्या होता है दोस्तों, हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। स्तनपायी वर्ग में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, जिसमें 2 अलिंद होता है और 2 क्या होता है दोस्तों, निलय होता है। ठीक है, 2 अलिंद और 2 निलय मिला के 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं स्वर यंत्र क्या होता है। इनमें स्वर यंत्र होता है दोस्तों, स्वर यंत्र में स्वर रज्जु पाया जाता है। स्वर रज्जु, स्वर रज्जु क्या होता है, वोकल कार्ड होता है जिसकी सहायता से आवाज निकलती है। ठीक है, चलिए और चीजें देखते हैं। इनमें लाल रुधिर पाया जाता है दोस्तों। रुधिर जो होता है लाल रंग का होता है, हीमोग्लोबिन रुधिर अणु पाए जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा ये केंद्रक विहीन होते हैं दोस्तों, केंद्रकहीन होते हैं। इनमें जो लाल रक्त के कण पाए जाते हैं रुधिर में, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रकहीन होते हैं। क्लियर हुआ, हीमोग्लोबिन के प्रोटीन के बारे में आपने पढ़ा ही है। तो लाल रुधिराणु जो होते हैं केंद्रक की इसमें अनुपस्थिति होती है। ठीक है, इसमें दोस्तों वृक्क पाया जाता है। वृक्क क्या है, उत्सर्जी अंग है, प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ये प्रमुख उत्सर्जी अंग है दोस्तों वृक्क। और ये क्या है, सेम के बीज के आकार का होता है, सेम के बीज के आकार का, जिसे हम किडनी भी कहते हैं। वृक्क को हम क्या कहते हैं, किडनी भी कहते हैं। ये रक्त को साफ करता है, उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, तो एक ये चीज हो गया। आइए और चीजों को देखें, आइए दोस्तों और चीजों को देखें। स्तनपायी वर्ग के प्राणियों में और कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं ये हम देखेंगे दोस्तों। तो और क्या लक्षण है, इनकी जो मूत्रवाहिनी है दोस्तों, मूत्रवाहिनी जो होती है कहाँ खुलती है, मूत्राशय में। यहीं पर आके जो है क्या होता है, इकट्ठा होता रहता है मूत्र। यूरिया वगैरह किससे निकलता है, मूत्राशय से ही बाहर निकलता है। वृक्क क्या करता है, रक्त में से शुद्धियों को छान के क्या करता है दोस्तों, जो भी मूत्र के रूप में लिक्विड होता है उसको मूत्राशय में भेज देता है। समय समय पे इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और क्या देखना है, निषेचन दोस्तों देखना है। इसमें जो निषेचन होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ये कैसा होता है, अंतः होता है। इनमें हमेशा जो है अंतः निषेचन पाया जाता है।
चलिए और क्या देखना है, मादा भ्रूण जो होता है दोस्तों, ये मादा का गर्भाशय होता है। जो मादा का गर्भाशय होता है इसमें क्या होता है, जो भ्रूण पोषित होता रहता है दोस्तों, तो गर्भाशय की दीवारों से लग के भ्रूण क्या होता है, पोषित होता है। और माता के गर्भाशय से एक जो है एक अपरा से जुड़ा होता है। अपरा क्या है, एक नली जैसी चीज होती है, प्लेसेंटा होती है, जिससे भ्रूण को क्या मिलता है दोस्तों, पोषण मिलता है। भ्रूण को क्या मिलता है, अपरा से या प्लेसेंटा से, माता से जो है पोषण प्राप्त होता है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए ये चीजें हो गई दोस्तों स्तनपायी वर्ग के बारे में। ठीक है। अब दोस्तों स्तनपायी वर्ग आप जानते हैं मनुष्य भी इसमें आता है, महत्वपूर्ण वर्ग है, इसलिए इसको एक संक्षेप में देख लेते हैं। 3 उपवर्गों में बांटा गया है। समझने के लिए आप एक आउटलाइन देख लीजिए थोड़ा सा, चूंकि महत्वपूर्ण वर्ग है स्तनपायी वर्ग, इसमें देख लेते हैं 3 कैटेगरी है, 3 उपवर्ग में बांटा गया है। थोड़ा थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जो पहला उपवर्ग है दोस्तों वो कौन सा है, प्रोटोथीरिया है। दूसरा कौन सा है, मेटाथीरिया। और तीसरा क्या है, यूथीरिया। ये क्या है, यूथीरिया। स्तनपायी वर्ग को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है, प्रोटोथीरिया में कौन से आते हैं, सरीसृपों के लक्षण वाले स्तनपायी, ऐसे स्तनपायी आते हैं। मतलब देखिए इनमें निम्न स्तर के स्तनपायी हैं, इनमें मध्यम स्तर के स्तनपायी हैं, और सबसे उच्च स्तर के जो स्तनपायी होते हैं वो यूथीरिया में पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, सरीसृपों के लक्षण वाले स्तनपायी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है, अंडे देने वाले स्तनधारी, अंडे देने वाले स्तनधारी, मतलब ये अंडे देते हैं लेकिन स्तनी होते हैं। ठीक है, ये स्तनी होने के बावजूद भी अंडे देते हैं। इनका उदाहरण है एकिडना। क्या उदाहरण है दोस्तों, एकिडना या चींटीखोर। ये जो है स्तनी है लेकिन अंडे भी देता है और निम्न स्तर का स्तनी प्राणी है। बस इतना ही इनको समझना है। प्रोटोथीरिया उपवर्ग में ये जो है पाए जाते हैं ऐसे जीव। ठीक है। अब मेटाथीरिया में क्या होता है, न तो अंडे देते हैं, ध्यान दीजिएगा, न तो दोस्तों अंडे देते हैं और न ही विकसित शिशु को जन्म देते हैं, न तो विकसित शिशु को जन्म देते हैं। मतलब ये बच्चे कैसे होते हैं इनके, अल्प विकसित। कंगारू को आपने देखा होगा दोस्तों, स्तनी है, स्तनपायी वर्ग में आता है। और किस वर्ग में आएगा, मेटाथीरिया में आएगा। किस उपवर्ग में आएगा, ये दोस्तों क्या है, उपवर्ग है। क्या है, उपवर्ग। ये तीनों क्या है, उपवर्ग है। तो ये उपवर्ग में आएगा मेटाथीरिया में। इनकी विशेषता क्या है कि ये बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते, बच्चे तो देते हैं लेकिन अल्प विकसित होते हैं। और उनका विकास क्या होता है, मादा की जो है एक थैली होती है उसी में होता है, उसी में दूध ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, वही उनका पोषण होता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला कंगारू जो जीव है उसके बारे में आप परिचित हैं। ये मेटाथीरिया उपवर्ग का है और स्तनपायी वर्ग का है। बस इतना पर्याप्त है आपके लिए जानना। अब ये जो है यूथीरिया क्या है, यहाँ हम आते हैं, इसमें हम लोग शामिल हैं, मनुष्य शामिल है। ये है उच्च स्तर के स्तनपायी। ये थोड़ा सा आपको जानना है, इनको भी जरूरी था। ये दोनों निम्न स्तर के स्तनपायी हैं। इसमें जो है सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स और मैमल्स का जो है एक तरह से दोनों के संयुक्त लक्षण मिलते हैं। ये है अल्प विकसित बच्चों वाले और ये क्या है, उच्च स्तर के स्तनपायी, जो वास्तविक जो है स्तनपायी माने जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, उच्च स्तर के स्तनपायी होते हैं। इनमें दोस्तों बाह्य कर्ण उपस्थित होता है
मादा के गर्भाशय में भ्रूण पलता है, भ्रूण पलता है और क्या होता है, विकसित बच्चों का जन्म होता है। ठीक है, अल्प विकसित नहीं होते, पूरी तरह से विकसित होकर बच्चों का जन्म होता है। स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। निषेचन क्या होता है दोस्तों, इनमें निषेचन कैसा होता है, निषेचन आंतरिक होगा। ठीक है, अब इसमें उदाहरण कौन है, मनुष्य है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मेटाथेरिया में कौन सा उदाहरण है, कंगारू। क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए बस इतना ही आपको इसमें समझना था दोस्तों। अब कुछ विशेष बातें हम देखेंगे स्तनपायी जीवों के बारे में। ये आप समझ लीजिए, ये प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथेरिया वर्ग में इनको बांटा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ विशेष बातें हम स्तनपायी वर्ग के बारे में जान लेते हैं और इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों। चमगादड़ आप जानते हैं, चमगादड़, चमगादड़ क्या है दोस्तों, पक्षी है? नहीं, ये क्या है, स्तनपायी है और पक्षी के भी इसमें गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या देता है दोस्तों, बच्चे देता है। ठीक है, कीटभक्षी है और रात्रिचर है। ठीक है, कीटभक्षी है, रात्रिचर है और स्तनपायी है। विशेष ये जो है जीव है स्तनपायी, इसलिए इसको जान लिया हमने। बाघ क्या है, स्तनपायी है। इसको क्या कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस ये हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय पशु भी है, इसलिए इसके बारे में आप जान लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है दोस्तों, सबसे बड़ा स्तनधारी, स्तनधारी इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है दोस्तों, ब्लू व्हेल, जिसको हम ब्लू व्हेल मछली कहते हैं। वो मछली नहीं होता, स्तनपायी होता है, ये बच्चे देती हैं। ठीक है, ये जो है समुद्र में पाई जाती हैं। एकिडना आपने देखा ही, एकिडना क्या था, प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया वर्ग का क्या था, स्तनपायी था। इसका शरीर क्या होता है दोस्तों, कंटक युक्त होता है। क्या होता है, कंटक युक्त जो है शैलों से ढका होता है, मतलब कंटक युक्त जो है इनका शरीर होता है पूरा। और ये क्या खाते हैं, चींटियां खाते हैं, चींटीखोर भी इनको कहते हैं। प्लेटिपस होता है, प्लेटिपस ये भी क्या है, स्तनपायी है, लेकिन इसमें चोंच पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, चोंच पाई जाती है। और ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये जो है चपटी चोंच वाले जीव हैं और स्तनी प्राणी में जो है ये शामिल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया दोस्तों। आइए, ये जो है हमारा स्तनपायी वर्ग कंप्लीट हो गया। ये टॉपिक दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, चलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक की तरफ। ठीक है, हमारा जो नया टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों जंतु ऊतकों के बारे में। देखिए, ऊतक के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लिया जाए दोस्तों, क्योंकि ऊतकों में क्या है, जैसे कुछ टॉपिक मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं दोस्तों जिसमें से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन उनका महत्व है। अगर आप एक सीक्वेंस में उनको पढ़ रहे हैं तो आपके लिए उनकी बेसिक्स जानना जरूरी है। तो शुरू से ही बिल्कुल सेलेक्टिव मत बनिए। अगर फाउंडेशन में आप उन चीज़ों को समझे रहेंगे तो आपको और जो है चीज़ों को समझने में आसानी होगी। जैसे ऊतकों को जो है हमको समझना है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण ऊतक ऐसे हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ऊतकों के बारे में एक आधारभूत जानकारी हम लोग देखेंगे दोस्तों। जंतु ऊतक, हमको एनिमल टिश्यूज के बारे में देखना है। ठीक है, एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू को देखना है दोस्तों, आइए देखा जाए एनिमल टिश्यूज जो है क्या है। एक शब्द है दोस्तों हिस्टोलॉजी। क्या शब्द है, हिस्टोलॉजी। इसको हम औतकी भी कहते हैं। हिस्टोलॉजी क्या है, ऊतकों का अध्ययन है, ऊतकों का अध्ययन करने वाले जीव विज्ञान की शाखा है। ठीक है,
हिस्टोलॉजी क्या है? ऐसा विज्ञान है या जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। ऊतक है क्या दोस्तों? ये तो आपको पता होगा, एक समान कोशिकाओं का समूह है दोस्तों, एक समान कोशिकाओं का समूह है। कैसे समान कोशिकाओं का समूह है? जो एक समान कार्य करती हैं, मतलब एक समान एक तरह के काम करने वाली कोशिकाओं का ये समूह है, ठीक है, जिसको हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कोशिका में कि कोशिका सबसे प्राथमिक इकाई है, कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाती है, एक तरह की कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलके अंग बनाते हैं और अंग मिलके अंग तंत्र बनाते हैं, ठीक है, यह हमने देखा था। तो एक समान कोशिकाओं का समूह है जो क्या करती हैं? एक समान कार्य करती हैं, क्लियर हुआ। और इनकी जो उत्पत्ति होती है, चूंकि वो क्या होती है? एक समान कोशिकाओं से होती है, मतलब इसमें अलग अलग तरह की कोशिकाएं नहीं होंगी, कोशिकाएं एक समान होंगी, क्लियर हुआ। चलिए ये समझ गए। अब एक जो है ये अलग अलग जो ऊतक होते हैं दोस्तों, एक व्यवस्थित समूह का निर्माण करते हैं मिलके, ऊतक जो होते हैं मिलके व्यवस्थित समूह का निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गए ऊतकों के बारे में बातें। अब देखिए दोस्तों, अधिकांश जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, अधिकांश बहुकोशिकीय जीव या जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। हम देख लेते हैं दोस्तों 4 प्रकार के ऊतक कौन से हैं, ठीक है। जो महत्वपूर्ण, ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे उनको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों 4 प्रकार के ऊतक कौन से हैं। एक तो है दोस्तों उपकला या एपिथेलियम ऊतक, एक तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या होगा दोस्तों? संयोजी ऊतक। क्या होगा? संयोजी ऊतक। तीसरा दोस्तों क्या होगा? पेशी ऊतक, मसल टिश्यू। और चौथा होगा दोस्तों क्या? तंत्रिका ऊतक। पहला जो होता है एपिथेलियम या उपकला ऊतक होता है, संयोजी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तीसरा जो है पेशी ऊतक या मसल टिश्यू होता है। चौथा होता है तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यूज, क्लियर हुआ। चलिए 4 ऊतकों को हम देखेंगे दोस्तों, थोड़ा थोड़ा हम इनको समझेंगे, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। आइए इनको थोड़ा सा देख लिया जाए दोस्तों, क्या है ये। पहला हम देखेंगे, जो पहला ऊतक देखेंगे दोस्तों, ये क्या है? उपकला। उपकला या एपिथेलियम, एपिथेलियम ऊतक, क्लियर हुआ। ये है उपकला या एपिथेलियम ऊतक। सबसे पहले ऊतक ये होते हैं, इनके बारे में देखते हैं क्या है ये, इनका काम क्या है शरीर में। मुख्य बातें देखेंगे दोस्तों। पहली चीज अंगों की, अंगों की पतली जो परत होती है, पतली बाहरी परत, पतली बाहरी परत और आंतरिक अंगों की भीतरी परत, आंतरिक अंगों की भीतरी परत, ठीक है। अंगों की पतली बाहरी परत और आंतरिक अंगों की भीतरी परत इन्हीं से बनी होती है, ठीक है। ये इन्हीं से बनी होती है, उपकला ऊतकों से ही निर्मित होती है, ठीक है। अंगों की बाहरी परत जो होती है दोस्तों, ये जो परत है ऊपर वाली आप देख रहे हैं, ये किससे बनी होती है? उपकला या एपिथेलियम ऊतक से बनी होती है, मतलब ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है। आंतरिक अंगों की जो भीतरी परत होती है वो भी किससे बनी होती है? एपिथेलियम ऊतक से बनी होती है। एक चीज हो गई दोस्तों। दूसरी चीज, इनका काम क्या है? स्पेशली जो है इनका काम क्या है? अंगों की रक्षा करना। ये इसीलिए तो होती है ताकि अंगों की रक्षा कर पाए। तो अंगों की
रक्षा करना इनका मुख्य काम है। ठीक है, अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम है दोस्तों इनका, इन ऊतकों का या इन कोशिकाओं के समूह का, वो क्या है? विसरण, श्रावण और अवशोषण। ये 3 प्रक्रियाएं हैं दोस्तों, विसरण, श्रावण और अवशोषण। ये तीनों महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं दोस्तों कहाँ होती हैं? इन्हीं ऊतकों में होती हैं। आपको पता ही है कि ये ऊपरी परत में है। अब जैसे श्वेत ग्रंथियां हैं दोस्तों, तो श्वेत ग्रंथियां किस में स्थित होंगी? एपिथेलियम ऊतक में ही है, या एपिथेलियम ऊतक मिलकर श्वेत ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है कि ये विसरण में जो है मदद करती हैं, विसरण में मदद करती है, एब्सॉर्प्शन में भी मदद करती है और शोषण में भी। ये स्रावित जो होता है, स्रावित क्या होगा? पसीना, पसीने का जो स्राव होगा उसमें ये ऊतक ही मदद करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये जो है इनकी प्रमुख बातें हैं, बस बहुत ज़्यादा इसके बारे में हमको जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरे ऊतक को देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझ लेंगे, बहुत डिटेल करने की जरूरत नहीं, जहां होगी हम आपको डिटेल बताएंगे। दूसरा संयोजी ऊतक के बारे में देखेंगे हम। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक क्या है दोस्तों? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जोड़ने वाले, संयोजन करने वाले, ये है संयोजी ऊतक। अब इनके बारे में समझते हैं दोस्तों थोड़ा सा। क्या समझा जाए? ये विभिन्न अंगों को, पहली बात ये विभिन्न अंगों और ऊतकों को क्या करते हैं? ये कनेक्ट करते हैं। विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबद्ध करता है, संबद्ध करता है। कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू। इनका काम क्या है? आपस में विभिन्न अंगों और विभिन्न ऊतकों के एक साथ कनेक्ट करना। ठीक है, इसलिए इनको संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। और इसी के साथ क्या करता है? सहारा भी देता है, सहारा भी देता और उन्हें सहारा भी देता है। एक बात हो गई। दूसरी चीज, ये कहाँ स्थित होते हैं? आंतरिक अंगों के रिक्त स्थान में। जो आंतरिक अंग होते हैं दोस्तों, उसमें जो रिक्त स्थान होता है उसमें स्थित होते हैं। आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में। और कहाँ? रक्त नलिकाओं, रक्त नलिकाओं और तंत्रिका कहाँ होते हैं? तंत्रिका के चारों ओर, तंत्रिका के चारों ओर। ये यहाँ स्थित होते हैं, रक्त नलिकाओं में स्थित होंगे, तंत्रिका के चारों ओर स्थित होंगे। ठीक है, और आंतरिक अंगों के रिक्त स्थान में स्थित होंगे। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे क्या देखना है? अब संयोजी ऊतक की मुख्य विशेषताएं हैं दोस्तों। अब देखिए इस संयोजी ऊतक में बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे विभाजन हैं। हम उनको डिटेल नहीं करेंगे, मुख्य चीजों को देख लेंगे, जहां से परीक्षा में कभी कभी प्रश्न पूछे गए हैं या जिनको समझना आपके लिए आवश्यक है, उन्हीं चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, पूरा डिटेल हम नहीं डिस्कस करेंगे। जैसे हिस्टोसाइट्स देख लेते हैं, ये क्या है? ये भी संयोजी ऊतक में ही शामिल है। जो हम डिस्कस करेंगे, हिस्टोसाइट्स ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? संयोजी ऊतक है। और ये क्या होती हैं? ये जीवाणुभक्षी होती हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो जीवाणु बाहर से अवांछित जीवाणुओं का प्रवेश होता है शरीर में, तो ये जो हिस्टोसाइट्स है ये क्या होती हैं? संयोजी ऊतक ही होती हैं। ठीक है, तो क्या करती हैं? जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको देख लेते हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, प्लाज्मा कोशिकाएं, ये भी संयोजी ऊतक में आएंगी। प्लाज्मा कोशिकाएं क्या करती हैं दोस्तों? ये समझना जरूरी है। ये एंटीबॉडी का क्या करती है? निर्माण करती हैं। एंटीबॉडी का निर्माण, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है जानना आपके लिए। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करती हैं? प्लाज्मा सेल्स करती हैं। ठीक है, श्वेत कण देखने हैं आपको इसमें।
श्वेत कण के बारे में जानना जरूरी है, जिनको हम क्या कहेंगे दोस्तों, ल्यूकोसाइट्स। इनको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। इनको क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, श्वेत कण होते हैं, ठीक है। इस ऊतक में विभिन्न प्रकार के श्वेत कण पाए जाते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल है, लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, ये सब क्या है दोस्तों, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, ये जो है ल्यूकोसाइट्स हैं। ल्यूकोसाइट्स क्या है दोस्तों, संयोजी ऊतक हैं या कनेक्टिव टिश्यू हैं। इनका काम क्या होता है दोस्तों, इनका काम भी जीवाणुओं का भक्षण करना होता है, ठीक है। अब देखिए वसा संयोजी ऊतक। अब आपको देखना है दोस्तों, कुछ संयोजी ऊतक होते हैं वो वसा युक्त होते हैं, संयोजी ऊतक। इनका भी बहुत महत्वपूर्ण काम है, समझते हैं क्या काम है, ठीक है। वसा संयोजी ऊतक क्या है, इन कोशिकाओं में क्या होता है, ये जिन कोशिकाओं से बने होते हैं उनकी कोशिकाओं में क्या होता है, वसा या लिपिड, लिपिड या वसा दोनों एक ही चीज है। वसा या लिपिड की बूंदें भरी होती हैं। मतलब इन कोशिकाओं में क्या होता है, जो वसा संयोजी ऊतक होते हैं उनमें क्या होता है, फैट की या लिपिड की बूंदें भरी होती हैं। अब इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, ये पाई कहाँ जाती है दोस्तों, ये त्वचा के नीचे, जस्ट त्वचा जो स्किन हमारी है इसके जस्ट नीचे वाली परत में पाई जाती है। त्वचा के नीचे चर्बी की परत के रूप में, परत के रूप में, जिसे हम चर्बी कहते हैं। हमारी त्वचा के जस्ट नीचे वाली परत चर्बी की परत होती है, उसमें क्या होता है, वसा या लिपिड की छोटी छोटी बूंदें भरी होती हैं, उन कोशिकाओं में से निर्मित होती हैं, इसलिए इनको हम वसा संयोजी ऊतक कहते हैं। अब इनका महत्व क्या है, आंतरिक अंगों के बीच में भी पाई जाती हैं, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, आंतरिक अंगों के बीच में भी ये, अंगों के बीच में, ठीक है। मतलब त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में पाई जाती है और आंतरिक अंगों के बीच में पाई जाती है। अब इनका सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका काम क्या है दोस्तों, इनका काम क्या है ये देखते हैं। वसा संयोजी ऊतक का काम क्या है, बहुत महत्वपूर्ण काम है दोस्तों। क्या है, आइए देख लिया जाए, ठीक है। संचित, ये भोज्य पदार्थ का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, संचित भोज्य पदार्थ का कार्य। दोस्तों आपको पता है, जब हम इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, मानव स्वास्थ्य एवं पोषण, जस्ट इसके बाद अब वही टॉपिक आएगा जहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं हर परीक्षाओं में। वहाँ हम देखेंगे दोस्तों, वसा जो होता है एक प्रमुख पोषक तत्व है और वो दो तरीके से काम करता है। एक तो दोस्तों वो जो है शरीर को ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा ऊर्जा देता है। वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा भी पाई जाती है, कैलोरी की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक होती है। तो एक तो त्वरित ऊर्जा देने का काम करता ही है कार्बोहाइड्रेट के बाद, लेकिन उनकी कुछ बूंदें जो होती हैं वसी अणुओं के रूप में जो है चर्बी में जमा होती हैं। जब आवश्यकता पड़ती है, इमरजेंसी में जो है दोस्तों क्या होता है, इमरजेंसी में यही जो है कण टूट टूट के ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए इनको संचित जो है भोज्य पदार्थ का भी नाम दिया जाता है, ठीक है। एक तो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित होता है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होती है। और एक जो है त्वचा के नीचे जो चर्बी की परत होती है, जो हमने अभी देखा वसा संयोजी ऊतक, उसके रूप में ये संचित भोज्य पदार्थ के रूप में जमा होता है। और जब भी जो है भोजन की आवश्यकता होती है या उपलब्ध ऊर्जा की कमी होती है, उस समय यही अणु जो है ऑक्सीकृत होकर क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो चलिए वहाँ भी हम देखेंगे, यहाँ आपको समझ में आ गया कि किस तरह जो है संचित भोज्य पदार्थ का काम करती है, ठीक है। अब और क्या, कहीं न कहीं देखिए दोस्तों, ये जो चर्बी की परत है एक मोटाई में होती है, तो ये क्या करती है, अंगों की चोटों से रक्षा करती है। आप सोचिए, मोटापा हमेशा नुकसानदायक नहीं होता,
अगर आपके एपिथेलियम के नीचे चर्बी की एक मोटी सी परत है, ठीक ठाक परत है, तो वो आंतरिक अंगों को आपके चोट से भी बचाती है, ऐसी बात नहीं है, वो झटके से या चोट से बचाती है एक सीमा तक, ठीक है। तो कहीं न कहीं इसकी भी एक आवश्यकता है, वसा की भी शरीर में एक आवश्यकता है। तो अंगों की बाहरी चोटों से रक्षा करना, चोटों से रक्षा करना, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये चोटों से रक्षा भी करती है, और चूंकि ये ताप रोधी होती है दोस्तों, ताप रोधी होने के कारण ये क्या करती है, ठंड से सुरक्षा भी करती है, ठंड से शरीर की सुरक्षा। अब देखिए दोस्तों, ऊष्मा वाले टॉपिक में हमने देखा था कि हमने बताया था कि जो मतलब तेल होता है, तेल, जल, ये सब क्या है, ऊष्मारोधी है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऊष्मा को एक आर पार नहीं जाने देते, क्या करते हैं, आर पार नहीं जाने देते, एक कुचालक का काम करते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो तेल की परत या वसा की, फैट की परत होती है, चर्बी के रूप में जमा होती है, ये शरीर की जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, इसको बाहर निकलने से रोकती है और हमारे टेम्परेचर को गर्म रखती है, शरीर के टेम्परेचर को गर्म रखती है, ताकि हम ठंडी से बच सकें। तो जहाँ भी शीत प्रदेश पाए जाते हैं, वहाँ उनकी चर्बी काफ़ी मोटी पाई जाती है। त्वचा के नीचे की जो चर्बी होती है दोस्तों, वो मोटी होती है, इसीलिए ताकि वो ठंड से सुरक्षित रह सके, ठीक है। और ये क्या होती है, तापरोधी होती है, क्योंकि वसा से होके ऊष्मा जो है बाहर नहीं निकल सकती। क्लियर हुआ? अब बात समझ में आई दोस्तों, होती है ऊष्मारोधी। तो बस इतनी बातें आपके लिए पर्याप्त हैं, ये चीज़ हम देख चुके हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे दूसरी चीज़, संयोजी ऊतक में। संयोजी ऊतक में दोस्तों अब दूसरी चीज़ आएगी, वसा संयोजी ऊतक हम समझ चुके हैं। कंकाल ऊतक भी देख लेते हैं दोस्तों, जो कंकाल ऊतक है ये भी देख लेते हैं, ये भी संयोजी ऊतक में आएगा। कंकाल ऊतक, कंकाल ऊतक, ये हम किस में रखेंगे, ये भी दोस्तों संयोजी ऊतकों में शामिल है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कंकाल ऊतक क्या है, ये शरीर और अन्य ऊतकों को क्या करते हैं, सहारा देते हैं। शरीर और अन्य ऊतकों को क्या करते हैं दोस्तों, सहारा देते हैं, ठीक है। शरीर और अन्य ऊतकों को क्या करते हैं दोस्तों, ये सहारा देते हैं। कंकाल ऊतक महत्वपूर्ण है, और क्या करते हैं, इन्हें जोड़ते भी हैं, मजबूती से जोड़ते भी हैं, इन्हें मजबूती से जोड़ते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, स्केलेटल सिस्टम जो है ये निर्मित करते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, जो अंतः कंकाल होता है, अंतः कंकाल जो है, जैसे आपने देखा बहुत सारे वर्ग आपने देखे, तो इसमें ये जान लीजिए कि जो स्तनपायी वर्ग है या कशेरुकी प्राणी जो होते हैं, कौन प्राणी, कशेरुकी या कार्डेटा, कशेरुकी या कार्डेटा जो संघ है दोस्तों, इसका बहुत प्रमुख लक्षण है अंतः का कंकाल। अंतः कंकाल इसका बहुत प्रमुख लक्षण है, और ये कंकाल ऊतक से ही निर्मित होता है, ठीक है। समझ में आई बात? अब ये चीजें जान लीजिए कि इनका बहुत महत्वपूर्ण काम क्या है दोस्तों, आंतरिक जो कोमल अंग है, आंतरिक कोमल अंग, इनकी क्या करता है, सुरक्षा करता है, सुरक्षा करता है। मतलब इसका काम क्या है, शरीर और अन्य ऊतकों को सहारा देना, उन्हें जोड़ना, एक मजबूत आधार प्रदान करना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, एक शेप देना, और उसके बाद क्या है, जो कोमल अंग पाए जाते हैं उनकी सुरक्षा। जैसे आप मस्तिष्क को, एक बहुत कोमल अंग होता है, बहुत सेंसिटिव होता है मस्तिष्क को, आप जानते हैं। अब सोचिए कितनी कठोर खोपड़ी में ये स्थित होता है, मतलब आसानी से नहीं टूट सकती, ठीक है। चोट लगने पे भी आसानी से नहीं टूट सकती, बहुत भयानक चोट लगेगी तभी टूटेगी, मस्तिष्क को नुकसान पहुंचेगा। तो कंकाल का ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम क्या है कि जो है शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना। हृदय को भी आप देखते हैं, ये क्या होता है, एक उपास्थियों में जो है ये धंसा रहता है, अंदर सुरक्षित रहता है, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या देखना है, ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, इनके दो प्रकार देख लेते हैं, एक कार्टिलेज होता है और एक बोन होता है। कंकाल ऊतक, एक होता है उपास्थि
पहला क्या है, उपास्थि ऊतक, और दूसरा है दोस्तों अस्थि ऊतक। ठीक है, उपास्थि और अस्थि। अब उपास्थि क्या है दोस्तों, बाहर का कान है, नाक है, ये जो कान है दोस्तों, नाक है, ये जो श्वास नली आप देख रहे हैं ये स्वरयंत्र है, ये सब किस चीज का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है या उपास्थि का। ये भी हड्डी का नरम रूप है, एक तरह समझिए ये हड्डी का ही बना है, लेकिन ये हड्डी में क्या है, उपास्थि है या कार्टिलेज है। नाक को आप देखिए, इसको आप हिला सकते हैं, लेकिन खोपड़ी की जो हड्डी है दोस्तों, क्या इसको आप हिला सकते हैं या क्या ये मुलायम होती, बिल्कुल नहीं, वो किसकी बनी होगी, अस्थि की बनी होगी। तो उपास्थि क्या है दोस्तों, कान है, नाक है, स्वरयंत्र है, ठीक है, स्वरयंत्र है, श्वास नली, कंठ, श्वास नली, ये सब किसके बने होते हैं, उपास्थि के बने होते हैं। और अस्थि का क्या है, जैसे खोपड़ी है, जैसे बोन्स हैं, ठीक है, इसमें क्या आएंगे, बोन्स आएंगे। जैसे फीमर है, जांघ की सबसे बड़ी हड्डी क्या है, फीमर है, ये सब किससे बनी होती है, अस्थियों से निर्मित होती हैं। तो ये भी हमारा टॉपिक दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, इसमें ऊतकों में सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे संयोजी ऊतक में ही है, रक्त के बारे में हम देखेंगे। तरल संयोजी ऊतक में जो आएगा उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और महत्वपूर्ण भी है, वहां से प्रश्न पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो आप उस टॉपिक को पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा दोस्तों। मिलते हैं उस टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में जो भी टॉपिक हमने आपको बताया है ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको एक आइडिया बनेगा कि जो है किस तरह जो है ऊतकों की संरचना है, क्या उनका विभिन्न कार्य है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।